नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 में से बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर राइट आंसर पता तो यस लिखिए, नहीं पता है तो नो लिखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर था 42वां संविधान संशोधन। 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। भारतीय संविधान की बात हो रही तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। आपसे पूछा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या से तत्व की पहचान निर्धारित होती है। तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मानव शरीर में लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। तो विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा कि एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मनीला में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनीला में स्थित है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। जकार्ता क्या? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। बीजिंग जो है चीन की राजधानी, टोक्यो जापान की राजधानी है। एडीबी के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 60 से अधिक है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यह शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो सकता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध
संबंध किससे है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मछली एवं जलीय उत्पादों के उत्पादन से है। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना है। भारत विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देशों में शामिल है। बाकी विकल्पों की बात करें, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक ध्यान रखिए एग्जाम में पूछता है, तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। उसका उद्देश्य जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना है। अन्य विकल्पों की बात करें, दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक हैं। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है, जो कि इनकी पत्नी है। ज्योतिबा फुले को समाज सुधार आंदोलन का महान नेता कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है। आपसे पूछा है कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है CH3COOH है। इसका उपयोग भोजन संरक्षण एवं स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिट्रिक अम्ल नींबू एवं खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही एवं खट्टे दूध में पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में। डिगबोई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। इसे ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना 1901 में हुई थी। असम भारत का प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है। ओएनजीसी भारत की प्रमुख तेल कंपनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोम इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाती। इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता। रोम में कंप्यूटर को प्रारंभ करने वाले निर्देश संग्रहित रहते हैं। रैम की बात है तो रैम जो होता है अस्थायी स्मृति होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। रैम का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहते हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपसे पूछा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना नेत्र का प्रकाश संवेदनशील भाग होता है। यहां बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। नेत्र का लेंस उत्तल होता है। नेत्र का जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया इसे कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, उसके निवारण के लिए जो है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपसे पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जाता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के प्रधान सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछता कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। दांडी यात्रा की शुरुआत जो थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। या ध्यान रखिए भी कहीं एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। आपसे पूछा कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की शुरुआत की थी, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में। इन अखबारों के माध्यम से तिलक जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरी जो कि त्याग और बलिदान का है, सफेद सत्य और शांति का प्रतीक है, हरा समृद्धि का, बीच में नीले रंग की अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। आपसे पूछा कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले अंग्रेजी में भाषण दिया। उस समय यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन अधिकतर भारतीय भाषाओं में होते थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे 1885 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। पहले भारतीय जिनका भाषण अंग्रेजी में था बदरुद्दीन तैयब जी। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा भारतीय मतदाताओं की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में बदलाव करके लागू किया गया था। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार देना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ।
ये तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा हुआ होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा हुआ होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, रोजाना प्रैक्टिस ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।